आकाशवाणी हाफलॉन्ग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सिद्धार्थ पांडे का प्यार भरा नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विशाल। मेरी तरफ से भी सभी को नमस्कार। श्रोताओं, एक ख़ास कार्यक्रम लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं और इस कार्यक्रम के ज़रिए मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूं एक बहुत ही ख़ास मेहमान के साथ। दोस्तों, आइए सबसे पहले उनका परिचय करवा देते हैं आपसे। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मिस अनीसा खैरसा। गदाई राजी हाफलॉन्ग की रहने वाली मिस अनीसा खैरसा ने हाल ही में डिक्लेयर्ड हुए असम पब्लिक सर्विस कमीशन के कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2022 में ACS रैंक हासिल करते हुए इस परीक्षा में उत्तीर्ण किया है। सबसे पहले हमारी आकाशवाणी टीम हाफलॉन्ग की ओर से अनीसा खैरसा को बहुत बहुत बधाई देते हुए इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। जी, और श्रोताओं, इस कार्यक्रम के ज़रिए अनीसा जी से हम बातें करेंगे, जानेंगे किस तरीके से इस एग्ज़ाम को पास करने के पीछे उनका जो भी परिश्रम था, जो भी हार्डवर्क था, किस तरीके से उन्होंने इसको लिया और किस तरीके का डिसिप्लिन मेंटेन उन्होंने किया। उनका जो एक्सपीरियंस है उसको हम इस कार्यक्रम के ज़रिए शेयर करना चाहते हैं, ताकि इस कार्यक्रम को सुनने वाले हमारे जो डिमा हासाऊ के स्टूडेंट्स को हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि जो भी APSC का सपना लिए पढ़ाई कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उनको इस बातचीत से कुछ गाइडलाइंस मिले। अनीसा जी, सबसे पहले एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जर्नी आपका APSC का शुरू कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ? एक्चुअली जब कोविड पैंडेमिक हो रहा था तब मैं घर में थी, तो उस टाइम पे मैं क्लूलेस थी कि मतलब क्या करूँ, मतलब कौन सा करियर पाथ चुनूँ। तो उसके बाद जब 2022 मुझे लगा कि घर से बाहर जाना चाहिए, कुछ कोचिंग लेना चाहिए। तो मैं पहले बैंक कोचिंग लेने के लिए गई थी गुवाहाटी। तो मैं बैंक कोचिंग परस्यू कर रही थी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और उसके बाद मैं बैंक कोचिंग ख़त्म होने के बाद SSC कोचिंग ज्वाइन करने वाली थी। एडमिशन भी सब हो चुका था। फिर उसके बाद मैं जिस PG में रहती थी वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो UPSC कोचिंग ले रही थी। तो उसके साथ रोज़ मैं बात करती थी, जब हम लोग लंच पे डिनर पे मिलते थे, तो उसके साथ बातें करते करते मतलब इंटरेस्टिंग लगने लगा। वो अपने वो जो सब्जेक्ट्स को पढ़ रही थी, वो सब करंट अफेयर्स, वो सब के बारे में। उस टाइम पे रशिया यूक्रेन वॉर वो बहुत फ्रेश था, तो वो सब के बारे में मुझे बताती थी। और मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इतने मतलब ये बहुत बेसिक चीज़ है, मतलब एवरीडे इवेंट्स जो सबको पता होना चाहिए। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो ये सब पता ही नहीं है, NATO क्या है ये प्रॉपर्ली पता ही नहीं है। तो मेरा इंटरेस्ट स्पार्क हुआ। तो मैं मतलब रिसर्च किया कि सिविल सर्विसेज क्या होता है। तो उसके बाद सिलेबस चेक किया। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, शायद मैं ये परस्यू कर सकती हूँ। तो मैंने SSC और ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद APSC कोचिंग के लिए मतलब ज्वाइन कर लिया गुवाहाटी में। जी, और वो जो आपका APSC करना है, इसमें इंटरेस्ट जगने के बाद आपने कोचिंग ज्वाइन किया, वो उसके बाद का जो फेज़ था उसको थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ, तो कोचिंग मैंने ज्वाइन किया। मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ कि मेरा प्रिपरेशन बहुत लेट से स्टार्ट किया मैंने। अगर मैं जल्दी करती तो शायद मेरे लिए और भी बेनिफिशियल होता। पर मैंने जुलाई 2022 को ज्वाइन किया था कोचिंग। फिर उसके बाद वही क्लासेस कर रही थी एवरी मंथ। उसके बाद नोटिफिकेशन आ गया प्रीलिम्स के लिए बाय दिसंबर 22 मुझे डेट याद है। तो नोटिफिकेशन आया था, आई थिंक 21 और 22 नोटिफिकेशन आ गया था। तो उसके बाद मेरा फुल ऑन सीरियस स्टडी उसके बाद स्टार्ट हुआ है। हाँ, तो उसके बाद लोग पूछते हैं कि रूटीन क्या था, तो एज इन प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड रूटीन था नहीं। मैंने सोचा कि मैं बनाऊंगी, पर वो हो नहीं पाया। तो ऐसा था कि मतलब बस सोते वक्त और खाते वक्त वही मेरा ब्रेक टाइम था। अदरवाइज मतलब होल डे, क्योंकि लेट से स्टार्ट किया था, आई डिड नॉट हैव एनी ऑप्शन। तो इसीलिए मतलब वही चला रहा मेंस तक। जी, आपका क्या पहला अटेम्प्ट था? हाँ, मेरा पहला अटेम्प्ट है ये। और इसी पहले अटेम्प्ट में ही आपने ACS हासिल कर लिया?
जी, एक बार फिर से बधाई देते हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो एक दिन में 24 घंटा होता है, उस 24 घंटे को आपने किस तरीके से यूटिलाइज किया? प्रीलिम्स से पहले का जो पीरियड, उसके बारे में जानना चाहेंगे, फिर जानेंगे प्रीलिम्स के बाद। ठीक है। प्रीलिम्स से पहले दिसंबर से ही मेरा सीरियस स्टडी स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे रूटीन ऐसा था कि मैं सुबह उठती थी, फ्रेश अप होती थी, आई थिंक बाय 5 या 6 उठ जाती थी। उसके बाद स्टडीज़, मतलब जो मेरा उस दिन का एजेंडा है कि हाँ ये चैप्टर कंप्लीट करना है, या ये टॉपिक मुझे कवर करना है, या वापस रिवाइज करना है, या मॉक टेस्ट देना है, तो वो करती थी। फिर लंच के लिए ब्रेक होता था थोड़ा, और उसके बाद फिर से मैं कंटिन्यू करती थी। फिर नैप भी लेती थी 1 आवर ऐसा का, उसके बाद फिर कंटिन्यू। फिर रात को फिर से मतलब जब 12-1 बजे सो जाती थी, फिर नेक्स्ट डे वही कंटिन्यू। जी, अब पहले अटेम्प्ट में ही जब प्रीलिम्स को आपने फेस किया और उसके रिजल्ट आए, तो वो कैसा अनुभव था आपका, कैसा एक्सपीरियंस था प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के बाद? मतलब मुझे रिजल्ट आने से पहले थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया था कि शायद हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत ऑब्जेक्टिव है, तो खुद से काउंट करके एक आइडिया मिल जाता है कि कितना चांसेस है। तो मेरा 70+ मार्क्स आ रहा था काउंट करने में, तो मतलब थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि शायद हो जाएगा। तब तक कट ऑफ पता नहीं था, फिर भी मुझे लगा कि शायद हो जाएगा। ओके। अब जब प्रीलिम्स होने के बाद, उसके बाद आपने एक दिन के 24 घंटों का जो यूटिलाइजेशन है उसमें और कॉम्पैक्ट रखा, या उसी तरीके से आपने कंटिन्यू किया? वैसे तो सेम ही था कि एज इन बस खाना खाने में या सोने में ब्रेक्स था, लेकिन मतलब वो और रिगरस हो गया, क्योंकि आंसर राइटिंग इन्वॉल्व हो गया उसमें। क्योंकि अभी मुझे पढ़ना भी है, नॉलेज भी गेन करना है, स्टार्ट में आंसर राइटिंग भी करना है, और क्लासेस भी थे कुछ कुछ जो मैं कर रही थी, तो इसलिए हाँ थोड़ा सा रिगरस हो गया वो रूटीन। जी, ये पूछना चाहूँगा कि जो प्रीलिम्स या मेंस किस तरीके का पैटर्न रहता है एपीएससी के एग्ज़ाम्स में, आप अगर बता पाएँ, बाकी सुनने वाले हमारे जो बाकी के जो एस्पिरेंट हैं उनको कुछ जानकारी होगा। हाँ, तो प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं, GS1, GS2, बोथ 200 मार्क्स ईच। सो ये पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप है। पेपर 2 होता है क्वालिफाइंग नेचर का, उस पर आप क्वालिफाई करेंगे तो ही आपका पेपर 1 चेक होगा। तो वो CSAT होता है पेपर 2, जिसमें आपका क्वांस होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, और जो पेपर 1 है उसमें मतलब GS सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपके पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। और आपका जो कंपलसरी पेपर्स के बाद आपका रुचि, जो आप कौन सा सब्जेक्ट में आप जो ऑप्शनल शायद लेना पड़ता है खुद से? नहीं, एक्चुअली हमारे टाइम पे ऑप्शनल हट गया था। ओके। पहले होता था ऑप्शनल, पर हमारे टाइम पे वो हट गया था। और मेंस में जाके किस तरीके का पैटर्न रहता है एग्जामिनेशन का? मेंस में हम लोग का पेपर 1 ऐसे आपका, फिर GS पेपर 2, आई मीन टोटल 6 पेपर्स रहता है। सो पेपर 1 ऐसे होता है, फिर GS1 से GS5 तक, तो टोटल मार्क्स आपका हो जाए, क्योंकि अभी ऑप्शनल हट गया है, तो टोटल मार्क्स आपका 1500 का होता है। तो आपका 20 क्वेश्चंस ऐसे को छोड़ के, ऐसे और एथिक्स पेपर 4 होता है, तो एक्सक्लूडिंग दैट 20 क्वेश्चंस होता है, और जिसमें आपको 3 आवर्स मिलता है कंप्लीट करने के लिए। एथिक्स पेपर जो मैंने बोला उसमें 18 क्वेश्चंस रहता है। और ऐसे में आपका 2 सेक्शंस रहता है, सेक्शन A, सेक्शन B, जिसमें से आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे और आपको उनमें से चूज़ करके लिखना है ऐसे। जी, अब ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे रहते हैं जो प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करने के बाद भी इंटरव्यू में जाके उनका कुछ कारण से नहीं हो पाता है। आपने तो पहले अटेम्प्ट में ही इसको हासिल कर लिया है, तो किस तरीके का प्रिपरेशन आपका रहा जो पर्सनल वो इंटरव्यू में बैठने से पहले? इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन था वो प्रीलिम्स और मेंस जैसा इतना रिगरस था नहीं। मेंस के बाद तो कुछ मंथ्स जब तक रिज़ल्ट नहीं आया तब तक मतलब मैं पढ़ नहीं रही थी, मतलब करंट अफेयर्स तो फॉलो कर रही थी रोज़, लेकिन ऐसा जैसा पहले पढ़ती थी मतलब बुक खोल के, वैसा नहीं था। थोड़ा ब्रेक था उस टाइम पे। फिर जब रिजल्ट्स आ गया और ये डेट्स अनाउंस हो गया इंटरव्यू का, मेरा 13 दिसंबर को था, तो मैंने मॉक इंटरव्यूज़ के लिए शेड्यूल किया, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। मुझे पता नहीं था कि कैसा होगा, क्योंकि कुछ वो रहता है, जैसे कि ग्रीट कैसे करना है, खुद को कैसे प्रेजेंट करना है। तो मुझे लगा कि
मे बी मुझे मॉक इंटरव्यूज़ देना चाहिए, तो उसके लिए मैंने शेड्यूल किया। फिर मॉक इंटरव्यूज़ में जाने के बाद रियलाइज़ हुआ कि हाँ कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें मुझे और इम्प्रूव करना है, मे बी पर्सनैलिटी वाइज या इंफॉर्मेशन वाइज, क्योंकि वो लोग डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड बहुत पूछते हैं। अच्छा। तो मुझे डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड भी कुछ और पढ़ना था, इवन स्टेट इंफॉर्मेशन, हिस्ट्री हो या लिटरेचर हो, तो मुझे हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ा। करंट अफेयर्स तो देखना पड़ता ही है वैसे भी, और शायद जो मैं मॉक इंटरव्यूज़ दे रही थी उससे कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ा जी। अब ये पूछना चाहूँगा कि ये पॉसिबल है क्या, जो इंटरव्यू में जिस रूम में आप गई और जिनको आपने फेस किया, उस सिनेरियो को थोड़ा आप डिस्क्राइब कर पाएंगी? हाँ, तो कौन रहते हैं, कितने लोग वहाँ पूछने एक्सपर्ट रहते हैं उसका? तो 3 पैनल मेंबर्स थे जी। लेडी चेयरमैन थी जी। और एक लेडी मैम और एक सर थे। सो जब मेरा टर्न आया, मेरा इवनिंग को था उस दिन, सो मेरा टर्न आया, थोड़ी देर मुझे बाहर बैठने के लिए बोला, तो शायद 5-10 मिनट्स बैठना पड़ा शायद। तो उस टाइम अंदर दूसरे कैंडिडेट बैठे हुए थे, तो जब वो बाहर आए तो मुझे मतलब बोला गया कि आप अंदर जा सकते हैं। तो अंदर जाने के बाद मैंने ग्रीट किया, मतलब कि नमस्कार मैम, नमस्कार सर, तो ग्रीट किया उनकी। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा मेरा रोल नंबर, मेरा नाम, कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैंने बोला कि हाँ दिमा हसाव से आई हूँ। उसके बाद वही मतलब क्वेश्चंस वो लोग डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद शायद मैंने टाइम देखा नहीं एग्जैक्टली, पर मेरा इतना लंबा नहीं था इंटरव्यू, आई थिंक 10 to 15 मिनट्स। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ओके यू कैन। जी नहीं, उन्होंने आपको जज कर लिया क्योंकि आप पहली अटेम्प्ट में ही ACS क्लियर करने वाली कैंडिडेट्स थे, जो आपने क्वालिटीज़ है जो जजेस ने आपको वहाँ देख लिया और वो सेटिस्फाइड हो गए। जी। अब आपसे ये जानना चाहूँगा कुछ आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में और आपके अर्ली एजुकेशन के बारे में पूछते हैं। आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ और फिर कैसे पढ़ाई लिखाई हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। स्कूलिंग मैंने यहाँ हाफलोंग में ही किया है, सेंट एग्नेस हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पे क्लास 10 तक, क्योंकि तब 11 और 12 था नहीं। तो उसके बाद 11 और 12 हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, साइंस स्ट्रीम चूज़ किया था मैंने। उसके बाद मैं गुवाहाटी चली गई, वहाँ पे बैचलर्स इन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जो मतलब गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंदर है। उसके बाद मैं मास्टर्स भी बायोटेक्नोलॉजी में परस्यू करने के लिए शिलोंग चली गई, सेंट एंथनीज कॉलेज। ओके। कोचिंग की जो आपने बातें कही वो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा इस जर्नी में, इस टारगेट को अचीव करने के लिए कोचिंग आपके जीवन में कितना हेल्पफुल रहा? मेरे लिए मैं बोलूँगी कि कोचिंग बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि मैं वैसा बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ जहाँ पे एक्सपोजर था बहुत। ग्रोइंग अप मतलब सिविल सर्विसेज का तो नाम भी नहीं सुना था, ना मेरे सर्कल में कोई था जिसको सिविल सर्वेंट बनना था, या रिलेटिव या कोई था जिसने पहले दिया है एग्ज़ाम। तो मतलब उस सर्कल में मैं बड़ी नहीं हुई हूँ, तो मुझे पता था कि APSC है, पर एग्जैक्टली नहीं पता था। फिर उसके बाद क्योंकि तो मुझे लगा कि मुझे शायद कोचिंग लेना चाहिए वो प्रॉपर गाइडेंस के लिए, तो इसलिए मैंने कोचिंग चूज़ किया और ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहा। हाँ, मेरे लिए फ़ायदेमंद रहा है। जी। इसके अलावा आपके घर में, परिवार में वो लोग कितना सपोर्टिव थे आपकी इस जर्नी में? मेरे फैमिली मेम्बर्स बहुत सपोर्टिव थे जी। क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं परस्यू कर ही नहीं सकती थी, फाइनेंशियली हो या मोटिवेशन हो, तो उसमें बहुत सपोर्ट मिला है। तो मैंने बोला है कि मैंने बोला था घर में, जैसे मैंने बोला पहले मैं बैंक कोचिंग के लिए गई थी, बैंक और SSC का साथ में एडमिशन लिया था मैंने, पर मैंने SSC को परस्यू नहीं किया और मैं APSC ज्वाइन कर लिया। तो जब घर में बोला कि मैं SSC और कंटिन्यू नहीं करूँगी, मतलब परस्यू नहीं करूँगी, मैं APSC ज्वाइन कर रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है। तो उसके बाद कोचिंग ज्वाइन किया। फिर जब प्रीलिम्स मेंस चल रहा था तब भी कॉल करके मोटिवेट करते थे कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, मतलब पढ़ो। तो हाँ, बहुत सपोर्ट मिला है जिसकी वजह से आज मैं जहाँ पे हूँ उनके वजह से। जी। इनके अलावा ऐसे कुछ व्यक्ति या पर्सन जिन्होंने इस जर्नी में आपको बहुत हेल्प किया हो, जिनका आप नाम या जिक्र करना चाहेंगी, ऐसे कुछ हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे मेंटर्स, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि उनके गाइडेंस के बिना, क्योंकि सिर्फ
कोर्स कंप्लीशन वो नहीं है, मोटिवेशन भी बहुत मिला है मेरे मेंटोर से, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले वो लोग एक सेशन लेते थे जहाँ पे वो लोग बोलते थे कि इट्स ओके, अगर तुम में से सबको नहीं मिलेगा, पर जिसको नहीं मिलता है इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, कोई बात नहीं। तो वो बहुत हेल्पफुल रहा है। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स जो लोग मोटिवेट करते थे, मेरी एक फ्रेंड है, हम लोग ने साथ में ही प्रिपरेशन किया है, अनफॉर्चुनेटली उसका हुआ नहीं मेंस में, फिर से वो प्रिपेयर करें एंड होपफुली उसका हो जाएगा इस बार। तो हम दोनों एक दूसरे को, जब लगता था कि नहीं हो पाएगा और मतलब अभी, तो हम लोग एक दूसरे को कॉल करके मोटिवेट करते थे। अगर वो डिमोटिवेट हो रही तो मैं उसको मोटिवेट करती थी। तो ऐसे ही एक दूसरे को हम लोग मतलब मोटिवेट करते थे। और बाकी फ्रेंड्स जो लोग इंटरव्यू से पहले मिलने आए थे, सो दैट मैं थोड़ा अच्छा फील करूँ, तो हाँ, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। जी, अब ये पूछना चाहूँगा कि खुद कितना फोकस्ड रहना ज़रूरी है आपके एक्सपीरियंस में? आप क्या कहना चाहेंगी? किसी टारगेट को अचीव करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, फोकस्ड कितना और डिटर्मिनेशन किस तरीके, किस लेवल का चाहिए होता है? मुझे लगता है कि अगर आपको फॉर श्योर आपको पता है कि आपको वही चीज़ चाहिए, तो फोकस एंड डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी डिफ़र करता है। मेरे लिए ऐसा है कि मुझे उस जोन में ही रहना है, तो मैंने सोशल मीडिया पूरा अनइंस्टॉल कर दिया, ऐप सारा अनइंस्टॉल कर दिया। उसके बाद मेरे भैया, मतलब मेरे फर्स्ट कज़िन, उनका शादी भी था जो मैंने अटेंड नहीं किया प्रीलिम से पहले। और उसके बाद हाँ, सब कुछ सोशल लाइफ सब कुछ कट ऑफ कर दिया था मैंने, क्योंकि मुझे फोकस रहना था। क्योंकि शायद कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि बाहर भी जाके हैंग आउट करके आ सकते हैं, वो फिर फोकस कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा था कि मुझे चाहिए ही, इसी बार चाहिए, तो इसलिए मुझे फुल ऑन फोकस देना पड़ा। जी, और इसका नतीजा भी हमारे सामने है। अब दूसरी बातों को थोड़ा दूसरी तरफ मोड़ते हुए आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसे आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? हॉबीज़, मुझे म्यूज़िक पसंद है जी, मैं नॉवेल्स भी पढ़ती हूँ। ओके, तो हाँ, यही है मेरे हॉबीज़। जब ये रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड हुआ तो आप कहाँ, हाफलंग में ही थी? मैं ट्रैवल कर रही थी एक्चुअली। उससे पहले मैं घर में थी जी। फिर क्योंकि मुझे काम था गुवाहाटी, तो मैं उसी दिन को एक्चुअली जब रिजल्ट आया मैं ट्रेन में थी। अच्छा। तो मैं ट्रैवल कर रही थी। तो ऐसा हुआ था कि आई थिंक अराउंड 7 o'clock रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे। मुझे लगा कि नहीं आएगा, और तब नेटवर्क नहीं था मेरे फ़ोन में। अच्छा। तो मैं ऐसे ही रिलैक्स कर रही थी, तो साइड में वो दूसरे रो में 2 लड़की बैठे हुए थे। तो वो लोग शायद किसी के पास नेटवर्क था, तो रिजल्ट आ गया। तो वो लोग ऐसा डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा हमारे बैच में से किसी को मिला है, तो मैंने वो सुन लिया। पर मेरे पास गट्स नहीं था पूछने के लिए कि अच्छा रिजल्ट दिखाना, क्योंकि मुझे अगर मुझे नहीं मिला हो तो मुझे अनाउंस करने का मन नहीं था कि मुझे नहीं मिला है। तो मैंने कुछ नहीं बोला, नेटवर्क आने का वेट किया, जिसमें शायद 20 मिनट्स लग गया। बाद में मैसेजेस आने लगे, दोस्तों ने फ़ोन किया, तब मुझे पता चला कि हाँ हो गया है। वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? वो मोमेंट बहुत ही एक्साइटिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं श्योर नहीं थी कि, क्योंकि इंटरव्यू होने के बाद भी मैं श्योर नहीं थी कि पता नहीं वो अच्छा गया कि नहीं, क्योंकि आप बोल नहीं सकते हैं। तो मैं बहुत खुश थी। उसके बाद घर से भी फ़ोन आया, क्योंकि न्यूज़ में उन लोग को पता चल गया कि रिज़ल्ट आ गया है। तो मम्मी ने फ़ोन किया था कि तुम्हारे पापा बोल रहे हैं कि रिज़ल्ट आ गया है, तो तुम्हारा कैसा? तब तक मैंने देख लिया था लिस्ट में अपना नाम। तो मैंने बोला कि हाँ मेरा रैंक 9 हुआ है। तो वो लोग उसके बाद बहुत खुश थे। फिर कॉल के ऊपर कॉल आ रहे थे, तो वो बहुत ओवरवेलमिंग था मेरे लिए। जी जी। जो बाकी कैंडिडेट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले अगले साल देने के लिए, या अभी जिन्होंने दिया हुआ है, उनके लिए आपकी तरफ से किस मैसेज क्या रहेगा, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये बोलना चाहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिलीव खुद के ऊपर पूरा बिलीफ रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए कि अगर आप फॉर श्योर आपको ये परस्यू करना है, तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि ये हो जाएगा। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूँ, मेरा असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हो गया था। मेरा पोस्टिंग भी हो गया था गुवाहाटी में। फिर उसके बाद मैं खुश थी उस टाइम पे, लेकिन जब ज्वाइन किया मैंने एक्चुअली, तब रियलाइज़ हुआ, जून को था। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मैं 2 चीज़ हैंडल नहीं कर पाऊँगी। तो ये रिस्की था ये डिसीजन। मैंने रिज़ाइन कर दिया एक्चुअली। तो ये डिसीजन बहुत रिस्की था मेरे लिए, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो
फिर भी मुझे ये एक ट्रस्ट रखना पड़ा कि नहीं, मुझे मेरे एफ़र्ट पे पूरा ट्रस्ट है, रिजल्ट्स जो भी हो, पर मुझे मेरा एफ़र्ट पे ट्रस्ट है। और मुझे पता है कि अगर मैं रिज़ाइन कर देती हूँ तो मैं फिर से अपना फुल कंसंट्रेशन दे सकती हूँ। तो वही बिलीव से मैं आगे मतलब कंटिन्यू कर पाई। तो यही बोलना चाहूँगी। और ये भी मैं ऐड करूँगी कि आई थिंक सिविल सर्विस परस्यू करने से पहले आपको पूरा श्योर होना चाहिए कि आप ये क्यों परस्यू कर रहे हैं। अच्छा। ये नहीं कि कोई आपका फ्रेंड कोचिंग ले रहा है या अभी रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं तो आपने मुझे देखा है, बाकी कैंडिडेट्स को दिखाया कि उनका हो गया तो मैं भी देती हूँ। वैसा नहीं, आपको पूरा श्योर होना चाहिए क्योंकि बहुत सेक्रीफाइसेस चाहिए जी। और अगर आप श्योर नहीं हैं, आपको लग रहा है कि नहीं बाद में बहुत पावर है या बहुत प्रेस्टीज है या ये वो, मतलब 1 साल या उससे भी ज़्यादा लग जाता है बहुत को। तो उसमें डटे रहना वो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। अच्छा। तो आपको श्योर होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं आपको सर्व करना है पब्लिक को या कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल मतलब फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प करना। तो आपका अगर रीज़न स्ट्रॉन्ग है तो आप परस्यू कीजिए। जी। आपने मतलब किस फील्ड में काम करने का और किस तरीके से सर्व करने का इरादा है पब्लिक को ज्वाइन करने के बाद? अभी वही हम लोग का ट्रेनिंग के बाद ही अभी तो स्टार्ट होगा। तो उसके बाद आई थिंक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये चीज़ बहुत मतलब ज़रूरत है। मेरा मन ये है कि वो चीज़ को ही मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी। जो ट्रांसपेरेंसी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, जो हम लोग का ये बोलते हैं कि एक सिविल सर्वेंट्स का फाउंडेशनल वैल्यू होता है, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, वो सबको मैं मेंटेन करना चाहूँगी कि सो दैट लोगों का मन में ये नहीं रहे कि अच्छा मतलब सिविल सर्विस को लेके ये कुछ गलत मिसकंसेप्शन नहीं रहना चाहिए कि सब लोग ऐसे ही होते हैं। ओके। अनीसा जी, आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यूथ्स में जो मेंटल जिंक होता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सिर्फ टॉपर स्टूडेंट्स ही परस्यू कर सकते हैं, एवरेज स्टूडेंट नहीं कर सकते, तो उन लोग का सोच रहता है कि हम करें या ना करें, तो इससे वो कैसे लड़े? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ टॉपर्स ही सिविल सर्वेंट्स बनते हैं। मेरा एग्जांपल दूँ, मैं टॉपर नहीं थी कभी भी। हाँ, स्कूल में मेरे रिजल्ट्स अच्छे होते थे पर मैं कभी टॉपर नहीं थी। आई थिंक आप अगर पूरा डेडिकेशन दे, पूरा जो सिलेबस है उसको अच्छे से फोकस करे, उसका जिस्ट समझे, आई थिंक एग्ज़ाम का जो डिमांड है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक सब्जेक्ट लूँ जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस, वो नेवर एंडिंग है मतलब, बट अगर आप उसको एग्ज़ाम का डिमांड जो है उस हिसाब से पढ़े, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई कि नहीं टॉपर को ही मिल सकता है, एवरेज को नहीं मिल सकता है, वैसा नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कि एक जो एवरेज स्टूडेंट था पहले अपना प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड में, उसने भी क्रैक किया है। जी, ऐसे फ्यूचर पॉलिसी मेकर आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि डिमा हसाओ की एस्पायरिंग यूथ्स जो सिविल सर्विस प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे यहाँ पे वैसा एनवायरनमेंट नहीं है जो दिल्ली में होता है। दिल्ली में अगर जाओ तो हर कोई सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, पर हमारे डिमा हसाओ में या इवन असम में अभी तक वो एनवायरनमेंट अभी क्रिएट हो रहा है धीरे धीरे, पर उतना है नहीं। तो जैसे कि मैंने बोला, मेरे टाइम पे मैं ये सोच के बड़ी नहीं हुई हूँ कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, या मेरे सर्कल में भी कोई था नहीं या किसी को भी मैंने आज तक देखा नहीं। तो आई थिंक अभी ही वो बढ़ रहा है लोगों में। तो आप अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस चाहिए तो आप अपने मेंटोर्स से, वो आपका चॉइस है कि आप किसको अपना मेंटोर चूज़ करना चाहेंगे, आप अपने मेंटोर्स से हेल्प लीजिए। जी, अब आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट हो या मोबाइल के ज़रिए सर्फिंग करना हो, ये कितना हेल्पफुल होता है इस तरीके के सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स को पास करने में? हेल्पफुल रहता है या नहीं? इसमें प्रोस एंड कॉन्स है, वो मैं बोलूँगी। कॉन्स ये है कि अगर आप टू मच इन्फॉर्मेशन भी अच्छा नहीं होता है। तो अगर सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की बात करूं तो आई थिंक आपको अपना सोर्सेस लिमिटेड रखना चाहिए। कुछ ज़्यादा ही सोर्सेस को फॉलो करना भी वो कंफ्यूजिंग हो सकता है। आप कुछ ज़्यादा सोर्सेस से कुछ ज़्यादा ही पढ़ लेते हैं, तो आपको अपना सोर्सेस लिमिटेड रखना चाहिए।
और उसके बाद जैसे कोर्सेज, बहुत कुछ कोर्सेज तो अवेलेबल हो जाते हैं आजकल ऑनलाइन, तो बहुत लोग को कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको फिज़िकली क्लास जाके अटेंड करना नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मैंने फ़िज़िकली जाके क्लास अटेंड नहीं किया था। मैंने एक्चुअली एडमिशन तो मैंने ऑफलाइन कोर्स के लिए ही किया था, पर बाद में मैं कंफर्टेबल हो गई ऑनलाइन, क्योंकि मेरा टाइम बच गया था, मुझे जाना नहीं पड़ा क्लास तक, वो एनर्जी मेरा बच गया, तो मेरे लिए वो हेल्पफुल था, तो मैंने ऑनलाइन ही कंटिन्यू किया है। तो उस वे से इंटरनेट बहुत हेल्पफुल है आजकल। फिर उसके कॉन्स भी है, क्योंकि सोशल मीडिया तो है ही, आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपका नोटिफिकेशंस आ रहा है, तो उसमें बहुत डिस्टर्बेंस हो सकता है। आप सोशल मीडिया में लोगों को देख रहे हैं कि घूम रहे हैं वो लोग, तो वो डीमोटिवेटिंग हो सकता है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आप देख रहे हैं कि अच्छा लोग घूम रहे हैं और मैं यहाँ पे हूँ बंद कमरे में, तो इसीलिए मैंने सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दिया था। यूट्यूब था क्योंकि वो चाहिए था पढ़ाई करने के लिए, पर बाकी डीएक्टिवेट कर दिया था क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। तो उस वे से मतलब वही बहुत प्रोस एंड कॉन्स है। ओके, बहुत डिटेल में आपने अपने जर्नी के बारे में और आगे के दिनों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनीशा खिरसा जी। थैंक यू सो मच जी, आप इनवाइट करने के लिए। जी श्रोताओं, आप थी मिस अनीशा खिरसा, हाफलोंग गडाई राजी की रहने वाली, APSC CCE 2022 की ACS हासिल करने वाली इस बार की डिमा हसाऊ की हमारी अनीशा जी। एक बार फिर से इस प्रोग्राम के आखिर में अनीशा जी के आने वाले दिनों के लिए, भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से अनीशा जी। थैंक यू सो मच जी। श्रोताओं, इसी के साथ ही इस कार्यक्रम को यहीं पर समेट रहे हैं। आप सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलोंग। अब मुझे सिद्धार्थ को और साथ ही विशाल को दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।